नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पुरातात्विक और साथ ही आपको बताते चले कि जन आस्था के केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। उप मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रांगण में पारंपरिक विधि विधान से भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प और धूप दीप अर्पित किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बाबा भोरमदेव मंदिर आस्था का केंद्र है। यहां की पावन ऊर्जा जनमानस को आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि छत्तीसगढ़ सहित कबीरधाम जिला समृद्ध हो, यहां के खुशहाल लोग रहें, प्रदेश लगातार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता रहे। महादेव ने निर्णय किया होगा और इसलिए भोरमदेव महाराज की इस भूमि पर स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र की सरकार से 140 करोड़ रुपए, जिसमें 123 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे जीएसटी काटने के बाद। तो उस 123 करोड़ रुपए में क्या क्या किया जाना है, तो इस पुराने तालाब का पूर्ण सौंदर्यीकरण। भोरमदेव की बड़ी विशेषता यह है कि एक ऐसे चट्टान पर खड़ा है, इसमें नींव नहीं है। अंदर इतने बड़े 1000 साल पुराने मंदिर में नींव नहीं है, मैंने गजब की इंजीनियरिंग है। बड़े चट्टान पर खड़ा इस मंदिर के उस पूरे चट्टान को क्लियर किया जाएगा। बहुत बड़ा एक म्यूजियम अलग से और बनाया जाएगा। एक गार्डन बनाने का है। हमारे कांवड़िया आते हैं सावन में, तो उनके रहने, उठने, बैठने, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था। होने वाले जो भोरमदेव महोत्सव है, तो भोरमदेव महोत्सव के लिए मंच एक बार पहले से ही बना करके और बैठने की पूरी व्यवस्था उस पूरे क्षेत्र के लिए। साथ ही साथ छेरकी महल, मड़वा महल, कुदई धोनो, इन स्थानों की भी उन्नति। वैसे कुदई धोनो प्रोजेक्ट में नहीं है, उसको अलग से करेंगे इस झील के लिए भी। और उसके बाद जब यहाँ से आदमी बाहर आगे बढ़ता है तो रामचुआ मंदिर का दर्शन और सुरधा में वाटर स्पोर्ट्स, ऐसे एक कॉरिडोर जैसा बनेगा और वहां से फिर कवर्धा वापस निकला जा सकता है। श्रद्धालुओं की संख्या तो अभी भी बहुत है। तो भोरमदेव महाराज का प्रभाव है, वो कॉरिडोर का कुछ नहीं है। ये हमारा धर्म कर्तव्य है, जिसके लिए एक जितना अधिक हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर आए, ऐसा कुछ तैयारी? हाँ, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होगा। यहाँ पर वाटर स्क्रीन बना करके लेजर शोज किए जाएंगे। यहाँ पर ऑडियो डिस्क्रिप्शंस सारी चीजों के रखेंगे। तो मंदिर के प्रेमाइसेस को इसको पूरे परिसर को बहुत ही एकांत करके बहुत सुंदर ढंग से इसको डेवलप किया जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि जो प्रोजेक्ट लेकर के हम लोग केंद्र में गए, तो सारे प्रोजेक्ट हमारे वहां स्वीकृत हुए। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसके भूमि पूजन के समय आगमन होगा। जी, अभी आज जो है अब सरोदा दादर भी जो है जाने का है, रानी लहरा भी जो है जाएंगे। एक बार देखने के बाद उस पर क्या हम मास्टर प्लान जो है टूरिज्म बोर्ड की तरफ से कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नया विजन के साथ छत्तीसगढ़ को देश की अग्रणी राज्य में जो है पर्यटक के रूप में हमको जो है स्थापित करना है। और पर्यटन जो है वो उसको उद्योग का दर्जा भी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कवर्धा सहित पूरे प्रदेश में जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में झीरम के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी भी पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। झीरम मामले पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो दुखद घटना, दर्दनाक घटना, जो लोग मारे गए थे उनके प्रति मैं
श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और छत्तीसगढ़ सरकार तब से लेके अब तक झीरम में जो कर सकती है वो सब किया। और आज भी माननीय अमित शाह जी यूनियन होम मिनिस्टर ने यदि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाए का संकल्प यदि लिया है तो उसके पीछे धारणा यही है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, लोकतंत्र है, वो सुरक्षित रहे। और जब उनका उन्मूलन की बात होगी तो निश्चित रूप से उसमें झीरम के दोषी भी शामिल हैं। और वो जो पीड़ित परिवार हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको कांग्रेस तो न्याय दे नहीं सकी। उनके साथ इस नक्सल उन्मूलन अभियान में प्राकृतिक न्याय हो रहा है कि अब कोई देश के राजनीतिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की ओर से आंख उठाकर देखने वाला आदमी भारत देश में नहीं रहेगा। अमित शाह जी आंतरिक सुरक्षा इतनी मजबूत कर देंगे। ऐसा है, भूपेश बघेल जी जब तक राजनीति में है तब तक झीरम कहते रहेंगे। उनको झीरम में न्याय से मतलब नहीं है, झीरम में जांच से मतलब नहीं है। जितने प्रकार की जांच होती है वो सब हो रही है या चल रही है या चल रही थी। समझ रहे हैं ना? क्या लगता है भूपेश बघेल जी को उसमें राजनीति करनी, कांग्रेस के पास और मुद्दा नहीं है राजनीति के लिए। उससे दुखद घटना, दर्दनाक घटना। महावीर चौक में सिख समाज के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस मनाई जा रही है, जिसमें सिख समाज ने शरबत वितरण किया है। और कहा जाता है कि सिख समाज के 5वें गुरु अर्जुन देव अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था। देश की आजादी के लिए उनका योगदान बहुत है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अर्जुन देव को अंग्रेजों ने खूब प्रताड़ित किया था। उन्हें गर्म रेत डालकर जो है वो प्रताड़ित किया गया था, जिसमें हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। इसी को देखते हुए सिख समाज 40 दिन तक यहां पर पहुंचकर सेवा करता है। हमारे गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, उनको कच्ची लौह पर बिठाया गया था और उन पर रेती डाली गई थी। तब से चीज चली आ रही है कि जो हमारा ये रहता है गुरु अर्जन देव जी का गुरुपुरब मनाया जाता है। तब 40 दिन पूरी ऑल इंडिया में गुरुद्वारा में 40 दिन सुखमनी साहब जी का पाठ किया जाता है। सुबह वहाँ छोले का प्रसाद, कड़ा प्रसाद और कच्ची लस्सी मतलब मीठा शरबत बना के सबको बांटा जाता है। और हमारे जैसे हम सिख समाज से सब मिलकर कुछ दिन का हम लोग क्या करते हैं, कोई शहर के चौक में भी इस चीज को हम लगाते हैं। इससे पहले हमने बदेरे चौक में लगाया था, उससे पहले एक और चौक में लगाया था, आज हमने इस चौक में लगाया। हमारा जितना ये परिवार बना हुआ है, ये परिवार पूरे मिल के पूरा आवन इकट्ठा करके और जहाँ जहाँ रहता है कि जहाँ आज ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा सकते हैं, उस जगह को सेंटर चुनकर हम वहाँ पे हर चीज को बनाकर वहाँ वितरित करते हैं। पूरा हमारा जो सामान है यहाँ का, ये पूरा गुरुद्वारा में रहता है। गुरुद्वारा से हमारे लड़के सुबह से आ जाते हैं। पूरा यहाँ पानी का टैंकर की व्यवस्था की जाती है, शक्कर की, शरबत की, दूध की पूरी व्यवस्था करके बताता नियम अनुसार हम उसको पहले अरदास करते हैं, उसको भोग लगाते हैं। भोग लगा के पूरी जितनी पब्लिक आती है उनको बड़े श्रद्धा से वितरित किया जाता है। जो बच्चे उनके बर्तन, जूठे और जो गिलास रहते हैं, जो उनके दोने गिरते हैं, वो सब उठा के हम एक डस्टबिन में डालते हैं। और हमारी जो बच्चियां रहती हैं वो इन गिलासों को धो के बकायदा साफ करके फिर वहाँ टेबल पहुँचाती है। और हम 4 लेडीज मिलकर उनमें शरबत डाल के सबको देते हैं, शरबत का भला के अरदास करते हैं। कितने सालों से चलते आ रहे हैं? ये काफी सालों से, जब से हमारे गुरु जी की शहादत हुई थी तब से चला आ रहा है। अब जहाँ भी देख लो, बंगला साहब देख लो, नांदेड़ देख लो, दिल्ली देख लो, अमृतसर देख लो, जिस भी एरिया में देख लो, आपको जगह जगह में शरबत वितरित किए आपको दिखते जाएंगे। सबसे पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये आज हम लोग कच्ची लस्सी और छोलों का प्रसाद वितरण किए हैं। ये गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपुरब आ रहा है, उसमें हम लोग उनको सब सारी दुनिया में ऐसी मतलब जो चल रही है उसके लिए ठंड, सब जगह ठंडा रहे, सब जगह शांति रहे, उसके लिए हम लोग कच्ची लस्सी का और छोले का प्रसाद वितरण किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर वाला भी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मतलब हमारे सैनिकों ने
तो पाकिस्तान के ऊपर हम अपना बदला लिया है, जो पहलगाम के ऊपर हमला हुआ था उसका जो बदला लिया है, इसके लिए हम लोग सब उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और इसी तरीके जैसे हमने आज सच्ची लस्सी बरताई है, ऐसे ही सारी दुनिया में सब जगह ठंडक रहे और सरबत के भले की अरदास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 122वां संस्करण प्रसारित किया गया। पीएम ने मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्र में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहां के बच्चों में साइंस का पैशन है और वो खेलों में कमाल कर रहे हैं। आगे क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मेरे प्यारे देशवासियों, 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया, यानी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मैट्रिक टन होता था। आज ये बढ़कर करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गया है, यानी शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उपकरण दिए गए और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बनाई गई। साथियों, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, ये गांव की जमीन पर भी साफ नजर आता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का एक उदाहरण है। यहां आदिवासी किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है। आज वह शहद जैम समेत अनेक ऑनलाइन पोर्टल पर बिक रहा है, यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहां के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मुल्ला विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पौचटी में आयोजित समाधान शिविर में शामिल होकर ग्रामीणजनों से सीधा संवाद किया। शिविर में ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, भूमि संबंधी विवाद, आवास एवं अन्य विषयों से जुड़ी समस्याओं को साझा किया। संबंधित अधिकारियों एवं विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति में कई मामलों का तत्काल निराकरण भी किया है। शिविर के दौरान पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड और किसान भाइयों को कृषि कार्य में सहायक उपकरण सहित पाइप और स्प्रेयर वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों ने शासन की योजनाओं से मिल रहे लाभ के प्रति संतोष भी व्यक्त किया है। इस अवसर पर कौशिक ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये शिविर शासन के जन कल्याणकारी
योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। ग्रामीण जनों से सीधा संवाद किया है। यहां पर समाधान शिविर का आयोजन हुआ और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि बिलासपुर से हैं, जहां पर समाधान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और हाथों में तख्तियां लेकर साथ ही तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बिलासपुर से हैं, जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शिविर में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सिंदूर शौर्य शोभा यात्रा एवं सभा द्वारा निकाली गई है। हाथों में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर का लिखा हुआ तख्ती पकड़े हुए हैं। हाथों में झंडा लेकर ये रैली निकाली गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उम्मीद और विश्वास का नया अलख जगा रहा है। बस्तर अब विकास की रोशनी में जगमगा रहा है। बस्तर जिसकी जमीन को कभी खून से सींचा गया, आज वहां विकास और खुशहाली की नई फसल तैयार हो रही है और जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन और सफल क्रियान्वयन को जाता है। मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है बस्तर का जो एक हिस्सा जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। इसके अलावा नियत नीला नार जैसे अभियान में बस्तर में विकास और सुशासन की एक नई गाथा लिखी है, जिसके अंतर्गत लोगों के आधार, आयुष्मान, राशन कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। 15,000 प्रधानमंत्री आवास मंजूर किए गए हैं। ये आज का बस्तर है, ये विष्णु के विश्वास और विकास से समर्था बस्तर है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारे छत्तीसगढ़ में रुक करते हैं खबरों की तरफ। आपको बताते चलें कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। विधायक ने पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन में शासकीय योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों का जीवन स्तर तेजी से बदल रहा है। सुशासन तिहार में लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण हो रहा है। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का यथासंभव मौके पर समाधान करें। सक्ती जिले में अवैध उत्खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। दिन दहाड़े कहीं पर भी धमाके डोलोमाइट पत्थर निकालने लगते हैं और इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही जिला प्रशासन का। देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती जिले के छिता पंडरिया गांव में लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि इस गांव में किसी भी वक्त धमाके हो सकते हैं। लोग अब अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र डोलोमाइट पत्थर का है, जहां क्षेत्र के कुछ खनन माफिया पूरी तरह से एक्टिव हैं, जो गांव में कहीं भी बारूद बिछाकर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। अब इस मामले में सरपंच भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये माफिया
गांव के सरपंच के साथ मिलकर एक तालाब पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जहां बारूद बिछाकर धमाके किए जा रहे थे। किसी ने इसकी जानकारी कलेक्टर को दी, जिसके बाद तत्काल राजस्व विभाग को भेजकर कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर अधिकारियों के पहुंचते ही खनन माफिया मौके से भाग निकले, मगर उनकी अवैध ब्लास्टिंग और उत्खनन में लगी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। शक्ति जिले के आसपास, बाराद्वार के आसपास अवैध माफियाओं, अवैध डोलोमाइट खनन माफियाओं द्वारा लगातार अवैध ब्लास्टिंग किया जा रहा है। आज ही सीधा पंडरिया ग्राम में ब्लास्टिंग की तैयारी हुई है। 4 दिन पूर्व ब्लास्टिंग हुआ है। यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लास्टिंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नक्सली लोग आकर ब्लास्ट कर रहे हैं गाँव में। अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच वहाँ पे परमिशन दिया है कि नहीं दिया है, सरपंच के ऊपर, अगर वहाँ का सरकारी तालाब में ब्लास्टिंग हुआ है तो सरपंच के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के वहाँ का डोलोमाइट को क्रेशर के लिए सप्लाई किया जा रहा है। क्रेशर मालिक के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जिसके क्रेशर में ये सामान जा रहा है, डोलोमाइट जा रहा है, उसके मालिक के ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। गाड़ी किसका उपयोग हो रहा है, गाड़ी वालों के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जो ब्लास्टिंग कर रहा है, जो कंपनी ब्लास्टिंग यहाँ पे आके कर रही है, जिस कंपनी के कर्मचारी आके कर रहे हैं, अधिकारी आकर रहे हैं, क्या वो उनके पास परमिशन है, ये देखना चाहिए। उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। और इन लोगों को मतलब ध्यान ही नहीं है कि यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। हम लोग जैसे आदमी को पता नहीं चल रहा है, ब्लास्टिंग हो जा रहा है यहाँ पे। अधिकारी लोग को पता नहीं चल रहा है, पुलिस वाले, SP तक को पता नहीं चल रहा है, कलेक्टर तक को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ अचानक आके अवैध रूप से खनन करके ब्लास्टिंग करके सब मतलब हजारों ट्रैक्टर और ट्रकों में इन लोग अवैध ट्रांसपोर्टिंग करके क्रेशर वालों को बेचते जा रहे हैं। खतरा तो बहुत है, लोगों को जान माल की बहुत हानि हो रही है, होने वाली है इसमें, अगर अपन सोचे तो। और माल का हानि तो हो ही रहा है, सबके घर छत तोड़ ही रहे हैं। ग्रामीण लोग तो परेशान ही है इसमें। मैं गया था सीता पंडरिया के साइड में जहां ब्लास्टिंग होने वाली है। पूरा बम बारूद बिछा के रखे हैं, पूरा टायर वार इधर फैले हुए हैं, पूरा ड्रिलिंग मशीन और उसके पूरा फर्नीचर, पूरा चैन मशीन, 2-3 ठो हाईवा, पूरा तैयारी में है लोग ब्लास्टिंग करने के लिए। आज या कल में ये ब्लास्टिंग फिर होने वाला है, जो अवैध है और पूर्ण रूप से अवैध है। इस पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। जिला प्रशासन को सूचना मिली कि चित्ता पंडरिया के एक गांव में ब्लास्टिंग के माध्यम से डोलोमाइट निकालने की कोशिश की जा रही है। तालाब गहरीकरण के नाम पे प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव की आड़ में वो बेसिकली डोलोमाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे ब्लास्टिंग के माध्यम से। इस संदर्भ में जैसे जानकारी मिली, राजस्व का जो अमला था वो तत्काल एक्टिवेट हुआ और उस घटनास्थल पे गया। घटनास्थल पे जाकर उन्होंने जो भी गाड़ियां थी वो जब्त की। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार अवैध उत्खनन के लिए विस्फोटक सामग्री का उपयोग करना कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। जांच टीम की रिपोर्ट जल्द ही मेरे टेबल पर होगी। वहीं जांच के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि मुख्य रूप से जांच टीम कई बिंदुओं पर जांच करेगी। हालांकि इसे लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अवैध उत्खनन किसके द्वारा किया जा रहा था? कौन कौन इस मामले में संलिप्त है? जिस तालाब में ब्लास्ट कर उत्खनन किया जा रहा था उसमें सरपंच की क्या संलिप्तता है? तालाब में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किसके द्वारा किया गया? ये विस्फोटक सामग्री कौन उपलब्ध कराता है? कितना अवैध उत्खनन किया गया है और उससे निकलने वाले डोलोमाइट पत्थर को कौन खरीद रहा था? कलेक्टर ने कहा कि इन प्रमुख बिंदुओं के साथ और भी कई बिंदुओं पर जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है जिस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी होगी। इस पर एक जांच की जा रही है। जांच में मुख्य कई बिंदु हैं जो शक के घेरे पे जाते हैं कि इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता थी। उसमें से कुछ बिंदु इस प्रकार हैं कि कहा जा रहा है कि जो तालाब था उसे गहरीकरण करने के नाम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जो प्रस्ताव था ये स्वयं ही गलत है।
ये प्रस्ताव कैसे हुआ एक खुद विषय है जो जांच करने के बाद ही सामने आएगा। दूसरा ये था कि बिना अनुमति के आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हो, तो ये बिना अनुमति के जो भी कंसर्न पर्सन था उसके पास एक्सप्लोसिव्स कहां से आए, और जिनकी गाड़ियां जब्त हुई है ये कौन से लोग हैं जो बेसिकली ये अवैध माइनिंग में परिवहन करना चाह रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक जो भी जांच पड़ताल निकलकर हमारे सामने आई है, इसके तार किसी कांग्रेसी नेता से जुड़े नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा गाड़ियां लगाकर तालाब में ब्लास्टिंग और अवैध उत्खनन कराया जा रहा था, जिसमें बारूद कंपनी से किसी सोनी की संलिप्तता भी है। वही चोरी का माल शुभ मिनरल्स से खरीदा जा रहा था, मगर ये खनन माफिया अभी भी खुले में घूम रहे हैं। जब तक ये कानून के शिकंजे से बाहर है, ग्रामीणों में डर का माहौल बना रहेगा। अब देखना ये है कि ग्रामीणों का ये डर कब तक खत्म होगा और खुलेआम घूमने वाले खनन माफिया कब तक पुलिस की चपेट में आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस कब तक जांच रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को सौंपती है, ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या